जी दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू। आज हमारा कौन सा होगा? डे नंबर 5। आज हमने करना है एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। यहाँ जहाँ से हमेशा ही एक बड़ा लेंथी किस्म का सवाल आता है। 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, और हमेशा उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है? या तो प्रोजेक्ट की एनपीवी निकाल दें, या प्रोजेक्ट की आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाल दें। इंटरेस्टिंगली आई कैप ने इस एरिया में न्यू एरियाज भी ऐड किए हैं, कैपिटल रेशनिंग ऐड किया है, एसेट रिप्लेसमेंट साइकिल ऐड किया है, लेकिन पिछली अटेम्प्ट में भी सवाल यहाँ से सिंपल सा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का ही आया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के टारगेट में भी हमारे दो सवाल हैं, लेकिन वो दो सवाल हैं थोड़े हेवी किस्म के। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट, लेट्स रीड। हाँ जी, हमारे टॉपिक में आज पहला सवाल है ऑटम 25 का क्वेश्चन नंबर 8। क्या चाहता है सवाल? सवाल ने 17 नंबर के लिए कहा, यूजिंग एनपीवी मेथड रिकमेंड विच प्रोजेक्ट कंपनी शुड अंडरटेक। 17 नंबर के लिए, हाँ जी, इसका मतलब ये विच प्रोजेक्ट का मतलब है एक से ज्यादा तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे, और सवाल आपसे चाह रहा है कि आप बताओ इनमें से बेस्ट वाला कौन सा है। तो बेस्ट वाला कौन सा होगा? वो वाला जिसकी एनपीवी ज्यादा होगी। किसकी एनपीवी ज्यादा होगी मुझे क्या पता, कैलकुलेट करेंगे तो पता लगेगा। तो आइए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम अपना फॉर्मेट्स के लिए कुछ जगह छोड़ते हैं। मेन पेज पे आपने ये फॉर्मेट बना लेना है, और बाकी सारी चीजें आपने करनी है नेक्स्ट पेज पे जाके वर्किंग के तौर पे। बल्कि यहाँ तो आप दो पेज छोड़ सकते हैं। पहला पेज पहली एनपीवी का, दूसरा पेज दूसरी एनपीवी का। हाँ जी। ऑप्शन 1, एनपीवी। डिस्क्रिप्शन: ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। सबसे पहली लाइन में आपने क्या लिखना होता है? जो लोग फर्स्ट टाइम मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं बता दूं, मेरा स्टाइल कुछ यूं होता है कि हम लिखते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। रेवेन्यू में इंक्रीज डिक्रीज, वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज डिक्रीज, फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह सारा कुछ हम साइड पे जाके करते हैं, सारा कुछ हम वर्किंग 1 में करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन खूबसूरत हो। आई कैप एग्जामिनर अंकल जब साथ ही साथ आपका क्वेश्चन देखे तो पहले पेज पर एक बड़ी खूबसूरत सी वर्किंग हो, मिले 4-5 लाइन होगी सिर्फ, आगे जो है वो आपने सारा काम किया वो। तो इसमें से हम माइनस करते हैं टैक्स। आपके पास आ जाएंगे कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। उसके बाद एक आधी लाइन छोड़ें, लिखें जी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आगे एक भाई ने कहा, आपका मेथड ठीक है, पेपर में सोल्यूशन अजीब सा है। चलें, पेपर वाला सोल्यूशन तो मैंने अब आई कैप का देखना छोड़ दिया भाई। हम खुद, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, हम कुछ ना कुछ इंशाल्लाह कर ही लेंगे। अच्छा, चूंकि सवाल में मल्टीपल है, इसलिए आपने इस तरह की मल्टीपल एनपीवीज निकालनी है। तो ये सारा कुछ मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ पेपर में, आपने जो है वो एज इट इज ये सारा कुछ नेक्स्ट पेज पे भी जाके लिख लेना है। आइए जी, सवाल रीड करना स्टार्ट करते हैं। जितना रफ सा फॉर्मेट हमने बना लिया था बना लिया। हाँ जी। एटीएल कंपनी का नाम है, मिड साइज मैन्युफैक्चरर है, इवेल्युएटिंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स इंटेंडेड टू एनहांस लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। है, एक बड़ा जरूरी वर्ड यूज किया गया है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब ये सवाल आपसे इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं चाह रहा कि आप, सवाल का है कि 60% प्रोजेक्ट ए लगा लो तो 30% प्रोजेक्ट बी लगा लो, या तो प्रोजेक्ट ए होगा या तो प्रोजेक्ट बी होगा, दो प्रोजेक्ट्स एक साथ नहीं हो सकते। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का यहाँ मतलब ये है। आगे बढ़े, बोथ प्रोजेक्ट्स को चाहिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 मिलियन, हाउएवर ड्यू टू कैपिटल कंस्ट्रेंट्स एटीएल कैन ओनली यूज वन ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स। ठीक है, आप एक प्रोजेक्ट में पैसे लगा सकते हैं, दोनों में नहीं। प्रोजेक्ट ए पढ़े। दिस प्रोजेक्ट फोकसेस ऑन मॉडर्नाइजिंग एटीएल्स प्रोडक्शन सिस्टम फॉर द टूल मॉडल T21 थ्रू एडवांस ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी। इम्प्लीमेंटेशन में 1 साल लगेगा, आफ्टर विच कॉस्ट एफिशिएंसीज विल बिगिन। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द रिस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इस पहले पैराग्राफ में बड़ी काम की चीज गिवन थी। कॉस्ट एफिशिएंसी कब से स्टार्ट होगी? आज से 1 साल बाद से। इसका मतलब ये पहले साल में आपको फायदा फायदा कोई नहीं होने वाला। ये चीज जरा माइंड में रखिएगा। आगे चलें। एट प्रेजेंट कंपनी प्रोड्यूसेस 1 लाख यूनिट्स पर ईयर विद एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ 10% एनुअली। इससे पहले कि हम भूल जाएं, आए लिख लेते हैं साइड पे। तो हो तो पूरा टेबल ही बन गया। वर्किंग 1, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। कौन से वाले ऑपरेटिंग कैश फ्लोज? ऑप्शन 1 वाले। डिस्क्रिप्शन: ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3,
ईयर 4, ईयर 5। अब अगर आपने एक ही टेबल में मुख्तलिफ चीजें करनी हो, कुछ यूनिट्स हो, कुछ रुपीस हो, कुछ मिलियंस हो, तो आपने उनके यूनिट्स जरूर लिखने हैं। मैं इस टाइम लिखना चाह रहा हूं नंबर ऑफ यूनिट्स या प्रोडक्शन यूनिट्स। यहां लिखें ब्रैकेट में, नंबर्स की बात हो रही है, क्योंकि इसी टेबल में आगे आपने मिलियंस बिलियंस का हिसाब भी करना है। हाँ जी, क्या हिसाब किताब है एट प्रेजेंट? आजकल आप लोग बनाते हैं 1 लाख यूनिट्स पर ईयर, इसका मतलब ईयर 0 में लिखेंगे 1 लाख। मुझे जल्दी से इसका 10% इंक्रीज करके 5 सालों की अगली फिगर्स निकाल दें। कोशिश कीजिएगा एक ही कमेंट्स में अगर 5 आंसर्स आ जाए तो कमेंट्स में खिचड़ी नहीं पकेगी। 1 लाख यूनिट्स आप बनाते हैं, आपने निकालना है कि अगले 5 सालों तक कितनी 10% ग्रोथ होगी इसमें हर साल। जी शुरू हो जाए आप लोगों के हवाले। जी, 1,10,000, 1,21,000, 133,100, 146,410 एंड 161,051। हाँ जी, एडजस्टमेंट 1 हो भी गई, आगे चलें। द करंट, आपने कहा सेकंड वाला कंप्लीट, क्या मतलब? ओ सॉरी, एक जीरो कम हो गया। ठीक है, आगे पढ़ें। द करंट वेरिएबल कॉस्ट इज 180 रुपए पर यूनिट विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5% एनुअली आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन दिस वेरिएबल कॉस्ट विल रिड्यूस्ड बाय 25%। अच्छा, अब वेरिएबल कॉस्ट आजकल क्या है? 180 रुपए पर यूनिट। अब एक आधी लाइन खाली छोड़े, क्योंकि अब आप वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशन के चक्रों में, वेरिएबल कॉस्ट आजकल कितनी है? 180 रुपए पर यूनिट। इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट होगा अभी मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आगे कुछ भी नहीं लिख रहा, जान के खाली छोड़ रहा हूं। आगे चलें। सवाल ने कहा था कि इसमें रिडक्शन हो जाएगी 25%। रिडक्शन, लेकिन ध्यान से, रिडक्शन कब होगी? आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन कब होगी? 1 साल बाद। इसका मतलब ये अभी ईयर 0 में या ईयर 1 में कोई रिडक्शन नहीं हो रही है, माइंड में रखिएगा। उसके बाद जाके रिडक्शन स्टार्ट होगी, किस हिसाब से? 25% के हिसाब से। एक भाई ने कुछ कैलकुलेशन कर ली, 189। ये आपने किस परसेंटेज से इंक्रीज किया है? अभी तो हमने इन्फ्लेशन की कोई परसेंटेज ही नहीं पड़ी। अच्छा सॉरी, पड़ी पड़ी है, सवाल में गिवन है। 5% गिवन है। लो जी शुरू हो जाएं। 5-5% से इन्फ्लेशन पहले निकाल लें। ओके, तो मुझे भी नजर नहीं आई। 189। अच्छा, अब चूंकि ऊपर हम नंबर्स की बात कर रहे थे, अब आप लिखें कि भाई ये रुपीस पर यूनिट की बात हो रही है, मिक्स नहीं करना है एक ही टेबल में मुख्तलिफ चीजों को लिख के। तो 189 आज है, 1 साल बाद हो जाएगी 189। उससे अगले 1 साल बाद 198.45, देन 208.37, 218.8 एंड 229.73। अच्छा, अब रिडक्शन की बात करते हैं। रिडक्शन हम 75% लें कि 25% लें, हमसे रेलेवेंट क्या है? सारी की सारी रेलेवेंट कॉस्ट थोड़ी। हम कोई नया प्रोजेक्ट थोड़ी लगा रहे हैं, हम तो प्रोजेक्ट लगा के अपनी सेविंग्स कर रहे हैं। तो हमसे रेलेवेंट, एक दफा फिर मैं बोलता हूं, 25% हमसे रेलेवेंट है कि 75%? सवाल ने कहा है कि इम्प्लीमेंटेशन की वजह से वेरिएबल कॉस्ट 25% रिड्यूस हो जाएगी, तो हमें 25% जो रिडक्शन है उससे गर्ज है। वेरी नाइस। अब पहले 2 साल आपने खाली छोड़ के ईयर 2 से जो है वो इन तीनों चारों अमाउंट्स का 25-25% ले लें। ईयर 2 से लेके ईयर 5 तक की जो चार अमाउंट्स है, 198.45 ऑनवर्ड्स, आपने इन चारों का 25% लेना है। एक ही कमेंट्स में अगर सारे आंसर्स आ जाते तो।
हाँ जी, आंसर्स आप लोगों ने बताए 49.61, 52.1, 54.7 एंड 57.43। जबरदस्त, आगे रीड करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर टू भी हमारी 100% हो गई। नंबर थ्री, इन एडिशन टू सेविंग इन वेरिएबल कॉस्ट द प्रोजेक्ट वुड रिड्यूस करंट वर्किंग कैपिटल नीड्स बाय 1.5 मिलियन एट करंट प्राइसेस ड्यू टू स्ट्रेन लाइन ऑपरेशंस अवेलेबल इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। आपकी हर साल कुछ वर्किंग कैपिटल भी सेव हो जाएगा। एक आधी लाइन छोड़ें, वर्किंग कैपिटल सेव्ड। अब ये बात मिलियंस में हो रही है। कितना? 1.5 मिलियन एट करंट प्राइसेस, तो यहां लिखें रुपीज मिलियन। हाँ जी, आजकल कितना है? 1.5 मिलियन। तो हर साल थोड़ा बहुत सेव होता चला जाएगा। सवाल ने हमें अलग से वर्किंग कैपिटल के बारे में कुछ फरमाया, जल्दी से स्किम कर लें। एडजस्टमेंट नंबर फोर मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में, एडजस्टमेंट नंबर फाइव यूजफुल लाइफ के बारे में, टैक्स डेप्रिसिएशन के बारे में, एडजस्टमेंट नंबर सिक्स किसी एग्जिस्टिंग वेयर हाउस के बारे में। इसका मतलब वर्किंग कैपिटल के बारे में सवाल ने हमें और कुछ भी नहीं बताया। इसका मतलब ये वर्किंग कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज के बारे में हमारे पास कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है। हमें बस इतना पता है कि हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट सेव हो जाएगी। तो भाई इसी हिसाब से जो है वो इन्फ्लेशन के हिसाब से हम इसे इंक्रीज करते चले जाएंगे अगले कई सालों तक। इन्फ्लेशन रेट क्या है, सॉरी अभी मुझे नहीं पता, इसलिए मैं जान के आगे की कुछ स्पेसेस खाली छोड़ रहा हूँ। आगे पढ़ें। Adjustment number four, the annual recurring maintenance cost of the system would be 0.5 million at current prices. मेंटेनेंस रुपीज मिलियन में, नेगेटिव आजकल कितनी है? 0.5। वंस अगेन, चूंकि मुझे इन्फ्लेशन रेट नहीं पता है इसलिए मैं इससे आगे की कैलकुलेशन फिलहाल खाली छोड़ रहा हूं। -0.5। आगे चलें। एडजस्टमेंट नंबर सिक्स, प्रोजेक्ट 4 साल के लिए चलेगा आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। आप शायद पढ़ के कंफ्यूज हो जाए कि अच्छा 4 साल का प्रोजेक्ट है। नहीं, प्रोजेक्ट अभी 5 साल का है। याद करें, बीच में शुरू में 1 साल जाया भी हो रहा था जब इम्प्लीमेंटेशन में आपका टाइम लग रहा था। तो 5 साल का प्रोजेक्ट है, 4 साल इम्प्लीमेंटेशन में लगेंगे। कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं होगी, कोई स्क्रैप नहीं होगा, टैक्स डेप्रिसिएशन होगी यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड विद 50% अप्लाइड इन द फर्स्ट ईयर एंड 25% ईयर देयर आफ्टर। ये हम सबसे एंड पे जाके करेंगे। फॉर द प्रोजेक्ट आपने अपना वेयर हाउस को रीपर्पस करना है, जिससे आप रेंट के तौर पे दे सकते थे 0.8 मिलियन पर एनम के हिसाब से। हाँ जी, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो नहीं होगी आपकी? प्रोजेक्ट ना लगाते तो रेंट मिल जाता, प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो रेंट नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। रेंटल इनकम लॉस्ट या रेंटल इनकम फॉरगॉन रुपीज इन मिलियन कितने की है? पहले साल की है 0.8 मिलियन। -0.8, माइनस में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आपका नुकसान हो गया। अगर ये प्रोजेक्ट ना होता तो ये पैसे आप लोग कमा लेते। ले जी, एडजस्टमेंट ए यानी कि प्रोजेक्ट ए हमने 100% पढ़ लिया इसका, लेकिन अभी तक हमें इन्फ्लेशन के बारे में सवाल ने कुछ नहीं फरमाया। आइए सवाल की आखिरी लाइन देख लें, वहां टैक्स और इन्फ्लेशन के हवाले से शायद कोई इन्फॉर्मेशन गिवन हो। ले जी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। कंपनी यूजेस 12% डिस्काउंटेड रेट, बहुत अच्छी बात है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 30% का। टैक्स लायबिलिटी सेम साल में पे कर देते हैं। अगर अनलेस बताया जाए इन्फ्लेशन रेट होगा 9% पर ईयर। जबरदस्त, जहां भी हमने इन्फ्लेशन खाली छोड़ दी थी वह हमने 9% यूज करना है। ऑल कैश फ्लो साल के एंड पे होंगे अनलेस स्पेसिफाइड। आइए जी, सवाल की तरफ वापस चलें। जी, अब इन्फ्लेशन की वजह से हमने क्या क्या छोड़ दिया था? वर्किंग कैपिटल छोड़ दिया था, इसे 5-5% से इंक्रीज कर लें 5 सालों तक। 1.5 इंटू 1.09, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा और 5 दफा। प्लीज कोशिश करें एक लाइन में, अगर आप मुझे 4-5 फिगर्स लिख दें, वरना कमेंट्स में खिचड़ी खिचड़ी सी पक जानी है। कोई ईयर 1 की फिगर बता रहा होगा, कोई ईयर 3 की।
जी फाइनली कुछ आंसर्स आए। +1.635, +1.782, +1.942, +2.1173। 1173 है तो उसे 117 रहने देते हैं, और +2.3। अब एक और चीज जो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड आपके माइंड में आनी चाहिए, वो ये कि वर्किंग कैपिटल के ऊपर टैक्स का इम्पैक्ट नहीं होता। इसका मतलब ये कि ये वाली सारी फिगर हम अगर उठा के अपने सवाल की मेन वर्किंग में भी लिख दें तो जो है वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। जहां जाके लिखें वर्किंग कैपिटल सेव्ड, और यहाँ सारी फिगर्स वो लिख दें। क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल का टैक्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। शुरू में आपने ईयर जीरो पे कितना वर्किंग कैपिटल सेव किया, ये वर्किंग कैपिटल कब से स्टार्ट होना है? ये हम स्टार्ट करेंगे द प्रोजेक्ट वुड रिड्यूस बाय 1.5 मिलियन अवेलेबल इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब ये अभी से नहीं स्टार्ट हुआ, इम्प्लीमेंटेशन कब होगी? ईयर वन के एंड पे जाके। इसका मतलब ये ईयर जीरो पे आपका कोई फायदा नहीं है, ईयर वन से ऑनवर्ड्स वाली आपकी अमाउंट आपकी ही रेलेवेंट होंगी। तो जी लिखिएगा वर्किंग कैपिटल सेव पहले साल का 1.635। चूंकि बहुत आसान सी कैलकुलेशन है इसलिए आपने बस यहाँ ब्रैकेट में डाल के लिख देना है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.09। हाँ जी 1.635 ऊपर लिख दें, जो कुछ हो रहा है रुपीज मिलियन में हो रहा है। 1.635, 1.782, 1.942, 2.117 एंड 2.3। जबरदस्त वर्किंग उसकी कैलकुलेशन होगी। अब यहां से उसे उड़ा दें क्योंकि ये हमारे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है जिनका टैक्स से ताल्लुक है, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से रिलेटेड सारी चीजें हैं। अच्छा जी, मेंटेनेंस और रेंटल इनकम इन दोनों को भी इन्फ्लेट करना है। जरा थोड़ा सा टाइम लग गया है, और मुझे 5 साल की इसकी इन्फ्लेशन और 5 साल की उसकी इन्फ्लेशन निकालते हैं। जी मेंटेनेंस -5.545, -0.594, -0.647, -0.705। एक साल रह तो नहीं गया? 0.769, ये भी नेगेटिव। ध्यान से मेंटेनेंस की टाइमिंग के बारे में सवाल ने कोई हमें उल्टी सीधी बात तो नहीं बताई। द एनुअल रिकरिंग मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द सिस्टम, तो जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं भी होगी तो मेंटेनेंस के खर्चे तो आना स्टार्ट हो जाएंगे। चलें आगे चलते हैं। रेंटल इनकम लॉस्ट, आपने बेशक प्रोजेक्ट अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन वो वेयर हाउस जो आपने रेंट पे देना था वो तो आपके काम में आ गया। इसका मतलब ये पहले ही साल से आपका रेलेवेंट जो नुकसान है होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये 0.8 की इन्फ्लेशन स्टार्ट करें। इस रेंट वाली अमाउंट के साइंस के बारे में आपको का क्या ख्याल है? नेगेटिव ही आना चाहिए ना? वंस अगेन चूंकि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, हमारा नुकसान हो गया, इसलिए ये नेगेटिव में है। बिल्कुल सही, -1।
-1.08 और -1.17। अच्छा जी, अब जरा ध्यान से मैं आपको एक शॉर्टकट बताने लगा हूं। इंस्टेड ऑफ के हम ये अलग से कैलकुलेट करें आपकी रिडक्शन और आपकी सेविंग, पहले 2 साल की कैलकुलेशन इजी है, वो पहले करके साइड पे रखें पहले। बल्कि पहले 2 साल भी नहीं, सिर्फ पहला 1 साल। जरा इन दोनों फिगर्स को ऐड कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अभी पहले साल से आपकी सेविंग स्टार्ट नहीं हुई है, आपकी रिडक्शन इन कॉस्ट स्टार्ट नहीं हुई है। -0.86 -0.545। -1.4। अब जरा अगली कैलकुलेशन जरा ध्यान से देखिएगा, मैं लिख भी देता हूं। आपने टोटल खर्चे और टोटल फायदे निकालने हैं। क्या है टोटल खर्चे और टोटल फायदे? आपने 1,21,000 प्रोडक्शन यूनिट्स बनाए, मल्टीप्लाई बाय आपने पर यूनिट 49.61 रुपीज सेव कर लिए। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगी पूरे साल की सेविंग। वो एक एक भाई ने कहा रेंटल इनकम लॉस को 9% पे इन्फ्लेट करना है, डेफिनेटली करना है। शायद आपके सवाल के पीछे लॉजिक ये है कि अक्सर रेंटल जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं कि अगले 5 साल तक अमाउंट ही रहेगी। बट स्टिल एक भाई ने कहा कैलकुलेशन गलत है, तो आपने परेशानी वाली बात कर दी। जरा जल्दी से रिकैलकुलेट कर ले। और फिर मेंटेनेंस भी देख लीजिएगा, मेंटेनेंस भी उन्हीं भाई ने की थी। 8% पे है कि 9% पे? दोबारा देख लें दोस्तों, परेशान क्यों हो रहे हैं? इन्फ्लेशन इज अज्यूम टू बी 9%। लो जी, मेरे ऊपर डाल दो यार, मेरी बात ज्यादा जरूरी है कि जो स्क्रीन पे लिखा है। चलें, स्टिल अगर मैंने गलती से 8 बोल दिया था तो आई एम सॉरी, 9% पे करना है। इसका मतलब ये सारा कुछ दोबारा करना पड़ेगा। देख लें, अगर 2 मिनट में हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसी से गुजारा करते हैं। वो स्क्रीन दूसरी, चलो ठीक है, खैर एनीवे। जल्दी से बताएं, क्या जल्दी से हो सकता है कि अब इसी से गुजारा करें? 1% का डिफरेंस है, आप ये कहना चाह रहे हैं छोड़ दें? चलें, यहाँ हम आइंदा नस्लों के लिए लिख लेते हैं 1% यूज, ताकि आप लोग जो साथ साथ स्क्रीन शॉट्स ले रहे हैं उस पे एक्सीडेंटली। क्या बात है, जितनी देर में हम ये सारी बहस कर रहे थे एक भाई ने रिकैलकुलेशन कर भी दी। जबरदस्त, जबरदस्त, वेरी नाइस। इसका मतलब ये हम फिर एडजस्ट कर ही लेते हैं। 0.872, 0.950, -1.036, -1.129 एंड -1.23। अच्छा, इसका मतलब ये पहले साल का टोटल भी अपडेट हो जाएगा। कर दें जल्दी से। हम्म -1.417। ठीक है, अब अगले साल की कैलकुलेशन मैं आपको जरा शॉर्टकट करके बताना चाह रहा था। देखिए जी, 1,21,000 यूनिट्स हैं जो कि आपने बनाने हैं, और हर यूनिट पे आपका 49.61 रुपीज सेव होंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इंस्टेड ऑफ के मैं आपसे कहूँ यार इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आएगा इसको इन दोनों को माइनस करना, मैं ये चाहता हूँ कि हम एक लाइन में कैलकुलेशन कर लें। तो आप कैलकुलेटर पे क्या लिखेंगे? 0.121। 0.121 की लॉजिक क्या है? आगे जो चीजें इसमें से माइनस होनी है वो मिलियंस में है, तो हम ऑलरेडी मिलियंस में लेके चले। 0.121 मल्टीप्लाई बाय 49.61 माइनस 0.594 माइनस 0.95। प्लीज देखिएगा ये क्या आएगा। और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है कौन सी फिगर कहाँ से आई तो प्लीज मुझसे रब्ता करें। 0.594 इधर से आया, 0.95 इधर से आया, 0.121 इधर से आया। मैं उसे 0.121 क्यों लिखा, सिंपल 121 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम चाहते हैं कि मिलियंस कॉमन में आ जाए, इसलिए मैंने नहीं किया।
वरना इसका एक स्टेप ये भी हो सकता है कि 1,21,000 मल्टीप्लाई बाय 49.61 करें, फिर उससे डिवाइडेड बाय 1 मिलियन करें, लेकिन वो शायद और ज्यादा लेंथी हो जाए। देखिएगा प्लीज। नहीं जी, फाइनली कुछ पॉजिटिव देखने को नसीब हुआ। 4.458। अब यही काम आपने अगले सालों के लिए भी करना है। क्या लिखेंगे जी कैलकुलेटर पे? 0.1331 मल्टीप्लाई बाय 52.1 माइनस 0.647 और माइनस 1.036। और अगले 2 सालों की इक्वेशंस आप लोगों ने खुद बनानी है। मुझे तब बताइएगा जब अगले 3 सालों के ये वाले आंसर्स आ जाए। नहीं जी, कुछ आंसर्स आना स्टार्ट हुए। ईयर 3 का +5.251, ईयर 4 का 6.174 एंड ईयर 5 का +7.25। जबरदस्त। आपने पार्ट ए की यानी कि ऑप्शन 1 की कोई 80% काम कर लिया है, पीछे बस टैक्स एप्रिसिएशन वाली वर्किंग रह गई है। अब ये सारा कुछ उठा के आप लिखें अपनी मेन वर्किंग में, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज वाले कॉलम में। ईयर 1 में क्या था? -1.417। ईयर 2 की फिगर क्या थी? 4.458। और अगली कुछ फिगर्स मेरी आंखों के सामने हैं। क्या? 5.251, 6.174 एंड 7.25। इंतहाई प्राउड होके लिखे हैं यहाँ पे साइड पे कि ये सारा कुछ मैंने वर्किंग 1 में किया था। प्रेजेंटेशन भी खूबसूरत हो गई और हमने वर्किंग भी टिका के डिटेल से की है। अच्छा जी, लेस टैक्स। क्या टैक्स रेट सवाल में बताना बेहतर समझा था? हाँ जी, यहीं कहीं लिखा होगा टैक्स रेट ऑफ 30%, लेस टैक्स एट 30%। अब इसका एक शॉर्टकट ये होता है कि आप डायरेक्ट कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स निकालने के लिए ऊपर वाली अमाउंट को 0.7 से मल्टीप्लाई कर दें। फिर भी आई वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट 1-2 सालों का टैक्स निकाल दें, क्या पता इसके भी कुछ मार्क्स एग्जामिनर अंकल ने एलोकेट किए हुए हों। तो करना क्या है, इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 से, तो आपके पास कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाएगा। और पहले 1-2 सालों का टैक्स भी निकाल दें इसको 0.3 से मल्टीप्लाई करके।
ये पहले साल का टैक्स है या कैश फ्लो आफ्टर टैक्स? शायद टैक्स होगा। -0.4251 जी, आफ्टर टैक्स पर क्या हो जाएगा ये? टैक्स सेविंग की तो अभी तक मैं दूर दूर तक बात ही नहीं की। अच्छा हाँ, ठीक है, मैं आपका सवाल दे समझाऊं। यस, इससे पॉजिटिव लिखेंगे, बिल्कुल सही, इससे वाकई पॉजिटिव लिखेंगे। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स वाली अमाउंट जो है वो आपकी अमाउंट फिर भी नेगेटिव होगी। -0.9991। अब एक साल का हमने टैक्स निकाल दिया, अब जरा जल्दी से। एक भाई भाई ने कहा सर लेकिन लॉस में टैक्स कौन सा वाला? अभी ऊपर भाई ने वर्ड यूज किया टैक्स सेविंग। आपका अगर, हाँ तो मैं भी टैक्स सेविंग ही कह रहा हूँ ना इसे। आपका वैसे कैश फ्लो होता है -1.4 का, आपकी 0.42 ही टैक्स सेविंग होगी, तो आफ्टर टैक्स हो गया 0.991। एक भाई ने कहा वो टैक्स सेविंग डेप्रिसिएशन करते हुए नहीं आता होता वो, वहां तो आएगा, वो तो अभी हमने कैलकुलेट करना है एंड पे। उसके अलावा अगर सवाल में नेगेटिव आ जाए वहां भी टैक्स सेविंग होती है। आप इसे इस नजर से देखें ना कि आप, ये आपके टोटल प्रॉफिट थोड़ी है, ये तो आपका रेलेवेंट कॉस्ट है। आपका प्रॉफिट तो अपनी जगह पे सेव है, आप सिर्फ ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट लगा लेने से आपका कितना फायदा तो कितना नुकसान होगा। तो अगर ईयर वन में आपका एक प्रोजेक्ट लगाने की वजह से आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट 1.4 मिलियन की, और आपको रेलिवेंट जो क्या कहते हैं वो रेंटल इनकम आपकी जा रही है, तो इस दोनों खर्चों की वजह से आपको टैक्स कम देना पड़ रहा है। अगर आपको रेलेवेंट कॉस्ट मिल जाती है, अगर आपको रेंट मिल जाता तो आपको उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता। आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, ये अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। तो ये भी टैक्स सेविंग है। जी जरा जल्दी से आप मुझे अगले 4 सालों के सिर्फ कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स निकाल दें, वरना बहुत टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट ऊपर वाली चार अमाउंट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है 0.7 से। जी, +3.12, 3.67, 4.32 एंड 5.08। याद रखें, ये हमने टैक्स की कैलकुलेट मजबूरी की हालत में नहीं की, जरा टाइम सेव करने के लिए नहीं की। पेपर में अगर जरा सा भी टाइम हो तो प्लीज ये कर दीजिएगा, इसके भी नंबर होते हैं। अच्छा जी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने खाली क्यों छोड़ी हुई? इनिशियल इन्वेस्टमेंट सवाल ने हमें शुरू में बताई नहीं थी। सवाल ने कहा था इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 मिलियन की। इनिशियल इन्वेस्टमेंट के आगे लिख दे -10। स्क्रैप सवाल ने मुंह से कहा था कि कोई भी नहीं होगा। जी। अब वो लोग जो फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आए हैं, जरा देख लें मेरा जो टैक्स डेप्रिसिएशन और टैक्स सेविंग कैलकुलेट करने की वर्किंग होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, प्लीज घबराइएगा मत। वर्किंग टू टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। हाँ जी, डिस्क्रिप्शन, WDV, डेप्रिसिएशन, एंड आखिरी कॉलम होगा टैक्स सेविंग एट 30%। जी, ईयर जीरो, ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, ईयर फोर एंड ईयर फाइव। अच्छा जी, कितने की मशीन है जी? -10 मिलियन की। टैक्स डेप्रिसिएशन रेट क्या है? सवाल ने बताया था पहले साल 50% और आगे 25%। तो WDV आफ्टर 1 ईयर क्या होगी? जबानी कैलकुलेट, अच्छा -10 लिखिएगा, पॉजिटिव लिखिएगा। पहले साल बाद 5%, अगले साल बाद 5% का 25%। जरा जल्दी से मुझे अगले सालों की जो है वो WDV निकालना है, आपने इसे मल्टीप्लाई करना है 0.75 से।
फाइव मल्टीप्लाई बाय 0.75, फिर उसमें जो आंसर है, फिर उसमें जो आंसर है उससे मल्टीप्लाई बाय 75। मुझे 4 सालों की जल्दी से WDV निकाल दें। कॉलम वाइज करेंगे तो आसानी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगा। जी। 3.75, 2.81, 2.11 और 1.58। हाँ जी, अब डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? अगले साल की WDV माइनस होगी पहले पिछले साल की WDV में से, यानी कि 10 - 5, 5। 5 - 3.75, 1.25। जल्दी से अगले सालों की डेप्रिसिएशन निकाल लें। नेक्स्ट 3.75 - 2.81, देन 2.81 - 2.11। जी, डेप्रिसिएशन आई 0.93, 0.7 पूरा, 0 पॉइंट है। आपने थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेट कर दी, 0.53 पे आके बस। 5 साल का ही प्रोजेक्ट था। अच्छा जी, अब जल्दी से इन सारी फिगर्स को मल्टीप्लाई करें 0.3 से, तो आपके पास आ जाएगी टैक्स सेविंग। वो लोग जिनके टीचर्स ने उन्हें वो वाला तरीकेकार सिखाया था कि पहले डेप्रिसिएशन ऐड बैक करें फिर लेस करें, वो लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। ट्रस्ट मी, आंसर उससे भी यही आएगा, लेकिन मुझे ये ज्यादा सीधा जो है वो इजी लगता है। 1.5, 0.375, 0.279, 0.21, 0.16। पहले 4 साल की टैक्स सेविंग आप एज इट इज उठा के अपनी मेन वर्किंग में लिख दें। टैक्स सेविंग वर्किंग टू से आई, ईयर वन की है 1.5 पॉजिटिव, 0.375 पॉजिटिव, 0.279 पॉजिटिव, 0.21 पॉजिटिव। आखिरी साल अभी ना लिखिएगा। क्यों? क्योंकि आखिरी साल में एक चीज और भी आती है, गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल। तो इस केस में तो जाहिर सी बात है लॉस होगा। टिका के, लॉस ऑन डिस्पोजल। हाँ जी, आपके पास WDV रह गई थी 5 सालों बाद 1.58। आपने मशीन कितने की बेची? सवाल ने फरमाया नो रेजिडुअल वैल्यू, आपने नहीं बेची, इसका मतलब ये सारा का सारा ही लॉस हो गया। 1.58 मल्टीप्लाई बाय 0.3, ये 1.58 सारा का सारा आपका लॉस है। तो इस लॉस के ऊपर आपकी कितनी टैक्स सेविंग हो जाएगी?
0.474। अब ये 0.474 को ऐड कर दें 0.16 में कि ईयर 5 की टोटल टैक्स सेविंग कितनी है। 0.16 डेप्रिसिएशन की वजह से और 0.474 लॉस ऑन डिस्पोजल की वजह से, दोनों को ऐड कीजिएगा। 0.63 जाके इधर लिखते हैं अपनी मेन वर्किंग पे। कहाँ से आई ये फिगर्स? वर्किंग टू से आई ये फिगर्स। और यहाँ बेशक ब्रैकेट में लिख भी दें कि आपने किन दो चीजों को ऐड किया था, 0.464 प्लस 12। नहीं जी, हमारा पार्ट ए तकरीबन 100% होने की तरफ है। टोटल कर लें, -10 एज इट इज आ गया। अच्छा, एक बड़ी ध्यान वाली बात, आपने टोटल्स जो करने हैं वो इन कॉलम्स ऑनवर्ड्स के करने हैं, ये ना आप जज्बाती हो गए इसको भी ऐड कर दें। आपने 0.991 से ऑनवर्ड्स तमाम कॉलम्स को ऐड करना है। तो 4 साल का टोटल्स निकालिए, सॉरी 5 सालों के टोटल्स निकालिएगा प्लीज। प्लस माइनस अभी भी ध्यान से देख लें, पहले साल में कैश फ्लोज आपके नेगेटिव थे, बाकी पॉजिटिव हो गए थे। वर्किंग कैपिटल सेव पॉजिटिव चीज है, पॉजिटिव ही लिखी है, और टैक्स सेविंग भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लिखी है। प्लस माइनस का इतना पंगा नहीं है इस सवाल में। नहीं जी, फाइनली हमारे पास टोटल्स आए 2.144, 5.277, 5.891, 6.647 एंड 8.01। फाइनली हमने निकालनी है इनकी प्रेजेंट वैल्यूज। प्रेजेंट वैल्यूज एट द रेट ऑफ व्हाट? क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी? सवाल ने आपको बताई थी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12%। 12% यूज कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू एट 12%। हाँ जी, -10 एज इट इज आ जाएगा। अगले फिगर्स, अगली 5 फिगर्स को आपने मल्टीप्लाई बाय 1.12 रेस टू पावर -n करना है। कर दें जल्दी से। जी, +1.91, 4.21, 4.19, 4.22 एंड 4.55। लें जी, ऑप्शन वन का आखिरी स्टेप, इन सारों को ऐड लेस कर लें, इन सारों को ऐड करें, पॉजिटिव फिगर्स को 10 इसमें से माइनस कर लें। आपके पास निकल आएगी एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू।
ले जी, एक और भाई ने हमें प्रेजेंट वैल्यूज बताई और साथ ही मैसेज डिलीट कर दिया। अल्लाह खैर। अच्छा जी, फाइनली एनपीवी आई +9.08। मुबारक हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो पॉजिटिव एनपीवी आ गई। अब मुबारक को, सवाल स्टार्ट हुए हुए पूरा घंटा हो गया और हमने सवाल सिर्फ आधा किया है। खैर 17 नंबर थे, इतनी मेहनत तो करनी पड़नी थी। अब मुझे आप सोच के ये बताएं कि इंस्टेड ऑफ के हम ये पार्ट बी जो है वो उसका वो भी सारा का सारा करें, पार्ट बी एक दफा रीड कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर देते हैं, क्या ख्याल है? मिलती जुलती एडजस्टमेंट्स होंगी सेम सवाल में। चलें, स्टिल रीड एटलीस्ट एक दफा कर लेते हैं, क्या पता इसमें कोई नई सी अजीब सी बात हो। This growth driven initiative aims to increase companies' market shares and sales volume of a power tool model. The following information is available. 5 million would be used to purchase a new equipment with a useful life of 5 years. With the remaining 5 million would fund a comprehensive marketing and advertising campaign. हाँ जी, क्या इसका इम्प्लीकेशन होगी? इसका मतलब ये कि अब आपने जो टैक्स डेप्रिसिएशन निकालनी है वो 10 मिलियन की नहीं, 5 मिलियन की निकालनी है। क्यों? क्योंकि बकाया 5 मिलियन की आपने एडवर्टाइजिंग करनी है। और कॉमन सेंस कहती है कि एडवर्टाइजिंग की आप डेप्रिसिएशन थोड़ी निकाल सकते हैं। क्या ख्याल है? तो 5 मिलियन सीधा सीधा एक्सपेंस आउट हो जाएगा उसकी आपने। एक एक भाई ने कहा इग्नोर होगी, नहीं नहीं, खबरदार, बिल्कुल भी नहीं, इग्नोर नहीं होगी। ईयर जीरो पे इनिशियल आउटफ्लो बनेगा आपका। एक्सपेंस है लेकिन है रेलेवेंट। आगे चलें। कंपनी करंटली सेल्स 2 लाख यूनिट्स पर ईयर विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5%। करंट प्रोडक्शन गिवन है, इंक्रीज गिवन है। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन सेल्स यूनिट्स आर प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज एट 17% एनुअली। वंस अगेन, अब ये जरा काम की एडजस्टमेंट है। देखिएगा, सवाल ने फरमाया वैसे आपके यूनिट्स 5% से इंक्रीज होने थे, अब आपके यूनिट्स 17% से इंक्रीज होने हैं। तो आपसे रेलिवेंट क्या है? जो रिमेनिंग अमाउंट है, 5% से तो वैसे भी इंक्रीज होने रही थी, अब 17% से होगी, तो जो बीच का 12% है दैट इज योर रेलिवेंट। आपने 17% आपने अपनी रेलिवेंट कॉस्ट नहीं बनानी, अगले ऊपर के जो 12% है उन्हें बनाना है। आगे चलें। करंट एंड पोस्ट इंप्लीमेंटेशन कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज 80 रुपए। कंट्रीब्यूशन मार्जिन डायरेक्ट आपको दे दिया, इसका मतलब ये रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट अलग से कैलकुलेट नहीं करनी, एक ही चीज गिवन है। 80 रुपए फिलहाल है, हर साल इंक्रीज होगी 7%, आपको इन्फ्लेशन दे दिया, आपसे 7% से इंक्रीज कर लीजिएगा। To support ongoing market visibility, company would also incur a recurring annual marketing expense of 1 million। सीधा सीधा एक्सपेंस है, हर साल जो है वो होता रहेगा और उसके ऊपर इन्फ्लेशन यानी कि 9% लगती जाएगी। आगे चले, इस इनिशिएटिव के लिए चाहिए होगा एडिशनल वर्किंग कैपिटल 0.75 मिलियन। अब ऑपोजिट है, आपको वर्किंग कैपिटल एक्स्ट्रा चाहिए। इसका मतलब ये ईयर जीरो पे एक -0.75 का नया खर्चा आ जाएगा। आउट ऑफ विच 75% विल बी रिलीज एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। वो जो अमाउंट बनेगी उसका 0.75% ईयर 5 में रिकवर हो जाएगा, पॉजिटिव होके सामने आ जाएगा। डेक्स डेप्रिसिएशन जो है वो 25% पे होगी और सेल्वेजेबल वैल्यू होगी 20% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। 20% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब है 5 मिलियन का 20% आपकी हो जाएगी स्क्रैप वैल्यू। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आप होमवर्क के तौर पे खुद ट्राई कीजिएगा। पार्ट ए हमने कर लिया, पार्ट बी आपके हवाले। स्टिल कहीं कोई परेशानी हुई तो कल की क्लास में इंशाल्लाह से जो है वो गो थ्रू कर लेंगे। फिलहाल हम चलते हैं, जो रिमेनिंग एक घंटा रह गया उसमें अगला एक सवाल करने की कोशिश करते हैं फुल फ्लेज जीरो से। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, वरना अटेम्प्ट का नंबर नोट करना चाहें तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ ऑटम 25। सही। लेट्स मूव फॉरवर्ड्स। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ स्प्रिंग 26। क्या चाहता है ये सवाल? लेटेस्ट अटेम्प्ट का सवाल। 15 नंबर के लिए सवाल ने कहा यार एनपीवी निकाल दो, सिर्फ एक एनपीवी निकाल दो। उसका मतलब ये शायद ही हम जो है वो आधे घंटे में कर लें। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है एनटीआई, लॉन्च करेगी न्यू बैटरी, बैटरी का नाम है एसवी, कमर्शियल सेल होगी, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको 250 मिलियन की टू स्टेब्लिश द प्रोडक्शन फैसिलिटी। हाँ जी, अब ये वाला रिसाइकल कर लेते हैं नीचे। कंट्रोल एक्स,
कंट्रोल भी, हाँ जी। अब ऑप्शन वगैरह का चक्कर नहीं है, अब ए की एनपी भी होगी। पहली लाइन में अब अभी भी वही लिखेंगे जो पिछले सवाल में लिखा था, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। कहाँ से आएंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज? वर्किंग वन से आएंगे, उसमें से टैक्स माइनस करेंगे, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स होगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट सवाल ने आपको शुरू में ही बता दी, -250। तो ऊपर लिख लीजिएगा कि भाई ये 250 250 रुपए नहीं है, 250 मिलियन है, रुपीज मिलियन, ये लिखना बड़ा जरूरी होता है। नहीं जी, रुपीज मिलियन आ गए, आगे चलें। दिस अमाउंट इंक्लूड्स 15 मिलियन इनकर्ड लास्ट ईयर ऑन फिजिबिलिटी स्टडीज एंड प्रोटोटाइप टेस्टिंग है। ये खर्चा ऑलरेडी आप कर चुके हैं फिजिबिलिटी पे। हाँ जी, फिजिबिलिटी के साथ क्या करते हैं भाई? ये तो संक कॉस्ट है। प्रोटोटाइप टेस्टिंग है, प्रोटोटाइप का मतलब आपने एक जो है वो सेमी जो है वो फाइनल गुड्स बनाई, ये देखने के लिए कि ये चीज चलती भी है कि नहीं। तो अगर आप प्रोजेक्ट ना लगाएं तो प्रोटोटाइप का खर्चा तो फिर भी हो गया, तो ये तो संक कॉस्ट है, ऐसे इग्नोर कर दें। 250 में से 15 मिलियन उड़ा दें, माइनस कर दें, नॉन रेलिवेंट है, बिल्कुल सही। यहां लिखें 250 - 15, तो ये कितनी रह जाएगी? 235। जबरदस्त, आगे चलें। एडजस्टमेंट वन होगी पूरी, फिर एडजस्टमेंट टू। इनिशियल वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी 40 मिलियन की, विल बी रिक्वायर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। 75% विल बी रिकवर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर 5। देखने में आसान सी कैलकुलेशन ही है, साथ ही कर लेते हैं। ज्यादा जूम आउट जूम इन हो गया। हाँ जी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स अगली लाइन पे लिखें, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हाँ जी, कितनी चाहिए आपको? सवाल ने फरमाया 40 मिलियन चाहिए, जो कि 75% रिकवर हो जाएगी, तो -40 मिलियन आज, और इसकी रिकवरी 40 का 75%। 40 का 75% निकालना है दोस्तों, जबानी कैलकुलेशन है। 4 3 12, 12 डिवाइड बाय 4, 30, +30। जी, नेक्स्ट एडजस्टमेंट बढ़े। अच्छा, अभी एक चीज सोचने वाली है कि क्या इस पे इन्फ्लेशन का कोई इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा। तो जब सवाल खामोश है, सवाल ने ये नहीं कहा कि ये ईयर जीरो की अमाउंट है, तो ठीक है, हम भी इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्शन फैसिलिटी की मैक्सिमम कैपेसिटी है 9,000 यूनिट्स, एक्सपेक्टेड डिमांड इन ईयर 1 होगी 6,000 यूनिट्स की, और हर साल इंक्रीज होती चली जाएगी 12% पर एनम। अब सवाल ने बातों बातों में आपको एक अदद कंस्ट्रेंट दे दिया है। आपकी एनुअल कैपेसिटी बेशक 9,000 यूनिट होगी, लेकिन जब डिमांड 6,000 यूनिट्स की है, तो आप क्यों 9,000 यूनिट्स बनाएंगे? आप 6,000 से ज्यादा यूनिट्स बना के अपना टाइम जाया नहीं करेंगे। तो 6,000 आपकी जो है वो डिमांड है, लेकिन हर साल ये इंक्रीज होती चली जाएगी। जिस साल में 9,000 हो जाएगा, उधर जाके हम लगा देंगे ब्रेक। तो वर्किंग वन करने का वक्त हुआ चाहता है। वर्किंग वन, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, डिस्क्रिप्शन, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5। वही वाला मेरा मशवरा अभी अपनी जगह पे कायम है कि प्लीज चीजों को मिक्स ना कीजिएगा। रुपीज यूनिट्स को अलग लिखिएगा, रुपीज मिलियन को अलग लिखिएगा, और यूनिट्स को अलग लिखिएगा। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ यूनिट्स की। यूनिट्स, हाँ जी, कितने हैं? ईयर 0 में, सॉरी ईयर 1 में है 6,000, और हर साल 12-12% इंक्रीज होंगे। तो पहले तो ईयर 1 में लिखे 6,000, इससे 12-12% इंक्रीज करें, लेकिन ये माइंड में रखिएगा कि आपने 9,000 पे ब्रेक लगा देनी है, ना हो कि आप 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करके बैठे हो। कैपेसिटी एनुअल 9,000 से ज्यादा नहीं है। जहां 9,000 पूरा हो जाए वहां ब्रेक लगा दीजिएगा जी, 12-12% इंक्रीज करें।
कर दो दोस्तों, इतना लंबी कैलकुलेशन थोड़ी है। तो जालमा, मैंने एक ईमेल का रिप्लाई कर लिया आप लोगों से, प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं निकले। क्या हो रहा है, कहाँ हैं आप लोग? 6,000 को मल्टीप्लाई बाय 1.12 करना है, 4 दफा करना है, लेकिन अगर 9,000 आ जाए तो ब्रेक लगा देनी है। एक भाई ने कहा 9,441 आ रहा है, तो जिस साल में 9,441 आ जाए उसमें हम 9,000 पे जाके ब्रेक लगा लेंगे। चलें, फिर मुझे बताएं किस साल की कितनी प्रोडक्शन है। नहीं जी, आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए, लगता है टीचर को कैलकुलेटर उठा ही लेना चाहिए। जी, 6,000 इंटू 1.12, 6,720। फिर मल्टीप्लाई बाय 1.12, 7,526.4। फिर मल्टीप्लाई बाय 1.12, 8,429.568। और ईयर 5 में मल्टीप्लाई बाय 1.12, 9,400 आ गया। तो इसे आप लिख दें पूरा 9,000। एक और जरूरी बात, आपको पता है यूनिट्स जो है वो पॉइंट्स में नहीं हो सकते, तो इसे आप राउंड डाउन कर दें। इतनी सी बात थी, आप लोग परेशान हो रहे थे। हाँ जी, यूनिट्स की हमने बात कर ली, आगे चलें। जी, एडजस्टमेंट नंबर 4, द सेलिंग प्राइस इन ईयर 1 इज 45,000 रुपए पर यूनिट, इंक्रीज होगी 8% पर एनम। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट होगी 30,000 इन ईयर 1, इंक्रीजिंग एट 6% पर एनम। लें जी, सवाल ने आपकी जिंदगी थोड़ी सी मुश्किल कर दी। अगर तो दोनों इन्फ्लेशन रेट सेम होते हैं तो हम एक ही दफा दोनों को माइनस करते हैं और उसे इन्फ्लेट कर लेते हैं, लेकिन सवाल चाहता है कि आप ढेर सारी मेहनत करें। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। हाँ जी, सेल्स प्राइस अब ये पर यूनिट है। पर यूनिट, ऊपर यूनिट से जो है वो हम इसे कंफ्यूज नहीं कर सकते। ईयर 1 की कितनी है? 45,000। इन्फ्लेशन का क्या हिसाब है? इन्फ्लेट होगी ये 8% पे, जरा अगले 4 सालों को इन्फ्लेट करके अमाउंट निकालिएगा। 45,000 इंटू 1.08। हेलो। तलहा साहब के जाने से तो क्लास में वीरानी छा गई है, एक ही बंदा लगा हुआ था सिर्फ।
फाइनली एक और भाई ने कहा कि नहीं, मैं भी क्लास को जिंदा रखूंगा। 48 600 526 एंड 61 222। देन वेरिएबल कॉस्ट अनफॉर्चुनेटली इसकी इन्फ्लेशन का रेट अलग है। क्या है? 30,000 फर्स्ट ईयर में और इंक्रीज होगा 6% पर एनम पे। तो पहले साल में लिख दें 30,000 और इसे 6% से इन्फ्लेट कर लें, इसे मल्टीप्लाई करें 1.06 1.06 चार दफा और। जी 31,800। अच्छा, साथ नेगेटिव वाला साइन लगा दें तो और भी खूबसूरत बात हो जाएगी। -31,800 -33,708 -35,730 -37,874.3। जबरदस्त, हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट भी निकल आई। अब साथ ये भी लिख दीजिएगा कि जो कुछ है ये पर यूनिट है। आगे रीड करें। एडजस्टमेंट नंबर 400% हो गई। आगे चलें। एनुअल फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट रिलेटिंग टू दिस प्रोजेक्ट आर 20 मिलियन, इंक्रीजिंग एट 10% पर एनम। अब ऊपर बातें पर यूनिट चल रही थी, अब मिलियंस में आ गई। फिर एक दो लाइनें छोड़ दें ताकि मिक्सिंग ना हो ज्यादा। हाँ जी, फिक्स्ड कॉस्ट इन रुपीस मिलियन। हाँ जी, कितनी है, कब से स्टार्ट हो रही हैं? सवाल ने फरमाया 20 मिलियन। अब कॉमन सेंस कहती है कि ऊपर वाली फिगर्स आपके पास चूंकि ईयर वन की अवेलेबल थी, तो ये वाली फिगर भी ईयर वन की होगी। अगर यह सवाल कहता है कि इन करंट टर्म्स इट इज 10 मिलियन, तो फिर हम इसे ईयर वन के बजाय ईयर जीरो में लिख के ईयर वन में भी इसकी इन्फ्लेशन करते हैं। हाँ जी, कितनी? 10 मिलियन। अब चूंकि हमने पीछे रुपीज मिलियन लिख लिया, इसलिए अब हम इजीली यहाँ लिख सकते हैं -20। हाँ जी, इन्फ्लेशन कितनी होगी? अब सवाल ने बताया कि इन्फ्लेशन कितनी होगी। हाँ जी बताया, इसकी इन्फ्लेशन अलग है, 10% है। 10% इन्फ्लेट कर लें 4 सालों तक। जी आपके पास आ गई फिक्स कॉस्ट है। -22, -24.2, -26.62 और -29.282। जबरदस्त, फिक्स कॉस्ट भी हो गई। इसका मतलब ये एडजस्टमेंट नंबर 5 भी होगी। एडजस्टमेंट 6 क्या कहती है? कंपनी करंटली सेल्स एन एग्जिस्टिंग बैटरी प्रोडक्ट, power cell generating contribution margin of 12,000 at current prices. The vault of this is expected to reduce sales by 1,000 units per year. The loss contribution margin increasing at 5% per annum throughout the product's life cycle. ओहो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप जब ये नई वाली बैटरी बेचेंगे तो आपकी पुरानी वाली बैटरी की सेल्स बर्बाद हो जाएंगी। अच्छा, पुरानी वाली बैटरी की सेल्स क्या थी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी, जरा कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा। 12,000 है करंट कंट्रीब्यूशन मार्जिन एट करंट प्राइसेस। करंट प्राइसेस जब भी लिखा हो उसका मतलब ये ईयर जीरो की बात हो रही है, आज की बात हो रही है। ईयर वन में भी इन्फ्लेशन होगी। अच्छा,
रिड्यूस पावर सेल्स बाय 1000 यूनिट्स पर ईयर, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, 1000 यूनिट्स कम बिका करेंगे। इसका मतलब ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन ईयर जीरो होगी भला क्या, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 यूनिट्स। और अगर इस हर साल जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, किस रेट से, 5% के हिसाब से। अच्छा, तो ये जीरो में क्या होगा, बड़ी आसान सी कैलकुलेशन है। ट्रिपल जीरो हमने कॉमन ले लिया, पीछे बचा 12। तो ईयर जीरो में 12। अब इसके ऊपर इन्फ्लेशन आप लगाएं किस रेट से, 5% के हिसाब से 5 सालों की शुरू हो जाए। -12 मिलियन की 5 साल तक इन्फ्लेशन निकालिएगा प्लीज। जी, आंसर आप लोगों ने कहा 12.6। 13 पॉइंट, ओहो नेगेटिव है, -12.6, -13.23, -13.89, -14.59 एंड -15.31। जबरदस्त, आगे रीड करें, एडजस्टमेंट नंबर 7 भी हो गई, सॉरी एडजस्टमेंट 6 हो गई। एडजस्टमेंट 7 क्या है, कैन जनरेट एडिशनल रेंटल इनकम बाय लीजिंग आइडल टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन फैसिलिटीज अमाउंटिंग टू 10 मिलियन इन ईयर वन, इंक्रीजिंग एट 9% पर एनम। जबरदस्त, ये फायदे वाली बात है। आप एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो आपकी अदर इनकम आ गई, अदर रेवेन्यू, ये पॉजिटिव होगा। क्या है खर्चे के हिसाब से, अमाउंटिंग टू 10 मिलियन इन ईयर वन। सवाल आपकी फुल जो है वो टेस्टिंग कर रहा है टाइमिंग्स के हिसाब से कि कौन सी चीज ईयर जीरो में, कौन सी चीज ईयर वन में। जब सवाल ने कह दिया 10 मिलियन ईयर वन में होगा तो यहाँ लिखे +10। और इससे किस हिसाब से इंक्रीज करना है, 9% के हिसाब से। ले जी, 4 साल की इसकी इन्फ्लेशन निकाल दें मल्टीप्लाई बाय 1.09 के हिसाब से। जी, मैंने काफी देर में काफी सारे बच्चों को बहुत सारे रिप्लाईज कर दिए। क्या है, 11.88, 12.95, 14.115। ओहो, पहले साल में 10 भी लिखना था। 10, 10.9, 11.88, 12.95 एंड 14.115। जी, एडजस्टमेंट 7 भी हो गया, एडजस्टमेंट 8। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मैं हमेशा सबसे एंड पे करता हूँ तो ये वाला पॉइंट मैं पढ़ने की जहमत नहीं कर रहा फिलहाल। एडजस्टमेंट 9, द प्रोडक्शन फैसिलिटी विल हैव अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 40% ऑफ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। हाँ जी, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी हमारी, 235, सॉरी 235 थी कि 250 थी, 250 थी। उसमें से 235 इररेलेवेंट हो गया था, लेकिन कॉस्ट तो फिर भी 250 है। उस 250 का कितने परसेंट,
40% आपको रेजिडुअल वैल्यू मिल जाएगी, इन अदर वर्ड्स आपको स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगी। तो जी स्क्रैप की कैलकुलेशन इधर ही कर लेते हैं। स्क्रैप 250 का 40%। हाँ जी, 40% था कि 50% था? 40% था। हाँ जी, 250 का 40%। 100 मिलियन। जबरदस्त। पॉजिटिव 100 मिलियन हमें इधर रिसीव हो गया। इन्फ्लेशन की कोई बात नहीं है, हम भी चुप रहेंगे। एडजस्टमेंट नंबर नहीं, 10 पड़िएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 18% है। कैश फ्लोज एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट होते हैं। ले जी, हमने सवाल पूरा का पूरा रीड कर लिया सिवाय एक पॉइंट के, जो कि टैक्स डेप्रिसिएशन का है, जो कि हम एंड पे करते हैं। इसका मतलब ये सवाल का जो मेन मसला है वो सारा का सारा क्या है, इस सारे को अब हैंडल करना, जो कि बहुत आसान है। हमने खूबसूरत सी वर्किंग की हुई है, कोई भी चीज हमारी घिचपिच नहीं हो रही। ये यूनिट्स हैं, ये पर यूनिट है, ये मिलियंस वाली चीजें। अच्छा, एक लाइन छोड़ के इसका टोटल कर लें। अगर मैं आपकी जगह होता तो कैलकुलेटर पे क्या लिखता पहले साल के लिए, कीपिंग इन माइंड कि मुझे सब कुछ मिलियंस में लेके चलना है। जी, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 45,000 माइनस 30,000। अब मैं चाहता हूं कि जो भी आंसर वो मिलियंस में है, तो डिवाइडेड बाय 10000000 -20 -12.6 -10। तो थोड़ा सा टाइम लगा के ध्यान से मुझे 5 सालों की टोटल्स निकालने हैं। कैसे? यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेल माइनस वेरिएबल, और उसमें से फिर माइनस और डिवाइडेड बाय 1 मिलियन। क्यों 1 मिलियन? क्योंकि ये जो आपके पास आंसर आएगा ये आएगा टोटल, जबकि आगे जो अमाउंट्स हैं वो है मिलियंस में। तो जरा जीरोस का मिलियंस का प्लीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। सुकून से निकाल लें, कैलकुलेट कर लें। कमेंट्स में लिखा है 47.4, ये शायद पहले साल की अमाउंट होगी। जबरदस्त, अगले सालों को भी निकाल लें। अच्छा, एक चीज ध्यान से, ये जो 10 था द रेवेन्यू, ये पॉजिटिव था, मैंने गलती से नेगेटिव लिख दिया है। देख लें क्या ये करने से कोई फिगर चेंज तो नहीं होगी। -20 है, -12.6 है, लेकिन अदर रेवेन्यू तो अच्छी बात होती है, वो तो पॉजिटिव रखना है। तो इसका भी साइन आपने कहा चेंज होगी। हाँ जी, 47.4 अगर 10 माइनस करके था तो ये 67.4 हो जाएगा। चले, एक साल और की स्टेटमेंट मैं निकाल देता हूँ। 6720 मल्टीप्लाई बाय 48,600 -31,800। ध्यान से, ये ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 1 मिलियन -22 मिलियन -13.23 मिलियन +10.9 मिलियन। जी, करें कैलकुलेट प्लीज। मैं एक वॉइस नोट सुनूं जरा। जी, 3 साल और।
यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेल्स माइनस वेरिएबल माइनस दोनों फिक्स खर्चे प्लस अदर रेवेन्यू। जी, थर्ड ईयर का 113.08, वेरी नाइस, आगे चलें। जी, ईयर फोर की अमाउंट आप लोगों ने बताई 179.65, बस थोड़ी सी मेहनत और है इस एक वर्किंग के लिए। आपने कहा ये ईयर फाइव की थी तो कुछ रह गया बीच में। 67.4, देन 88, देन 113, देन 179, तो बीच में एक साल आप लोग खा तो नहीं गए? देख ले कौन सा साल मिसेंगे। करते हैं ईयर फोर, हाँ जी ईयर फोर भी प्लीज देख लीजिएगा। जी, देख लो। जी, 148.39, जबरदस्त। अब ये चीजें उठा के हम लिखेंगे अपनी मेन वर्किंग में। हाँ जी, ईयर वन 67.4, ईयर टू 88.566, ईयर थ्री 113.03, ईयर फोर 148.39, ईयर फाइव 179.65। लें जी, इसमें से हमने माइनस करना है टैक्स। टैक्स रेट गिवन है, टैक्स रेट किधर गया? डेप्रिसिएशन वाले सवाल में होगा आफ्टर विच प्रॉफिट्स विल बी टैक्स एट 30%। टैक्स है 30% एट द रेट 30। हाँ जी, कम से कम एक साल का टैक्स भी कैलकुलेट करें और बाकी सारे सालों की सिर्फ आफ्टर टैक्स वैल्यू निकाल दें एज अ शॉर्टकट। बेहतर तो ये है कि सारे सालों का टैक्स और सारे सालों की कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हो। जी, टैक्स आपने कहा है -20.22। अब पांचों सालों की आफ्टर टैक्स फिगर्स निकाल लें।
जी हमारे पास आ गई आफ्टर टैक्स फिगर्स। हाँ जी। 47.18, 61.996, 79.142, 103.873 एंड 125.755। वेरी नाइस। हमने सवाल तकरीबन को 80% सॉल्व कर लिया। बस एक मेजर वर्किंग रह गई, कौन सी? टैक्स डेप्रिसिएशन। वर्किंग टू टैक्स डेप्रिसिएशन। हाँ जी, क्या फॉर्मेट है? चाहे तो आप इसे भी जो है वो ऑपोजिट कर सकते हैं। यहाँ लिखें डिस्क्रिप्शन, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, एक रो WDV की, एक रो डेप्रिसिएशन की, एक रो टैक्स सेविंग एट 30% की। जी, ईयर 0 में WDV शुरू में कितने की थी? 250 मिलियन की। बीच में 15 मिलियन इररेलेवेंट था, लेकिन कोई बात नहीं है, तो वो कॉस्ट का पार्ट IS 16 से उतनी हम इस टाइम छेड़ सकते हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा? आइए सवाल रीड कर लें। डेप्रिसिएशन विल बी 40% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। प्रोजेक्ट क्वालिफाइज फॉर अ 3 ईयर टैक्स हॉलीडे। ओहो, काश ये पॉइंट पहले पढ़ लिया होता। इसका मतलब ये पहले 3 सालों तक टैक्स हॉलिडे होगी। पहले 3 साल तक टैक्स माइनस नहीं करना था। कोई बात नहीं, कितना को नुकसान हुआ है, हम ये फिगर्स उठा के एज इट इज दोबारा लिख देते हैं। 67.4 एज इट इज आ गया। 88.566 एज इट इज आ गया। 113.08 एज इट इज आ गया। हाँ, अगले 2 सालों की फिगर जो है वो, अब यहाँ चूंकि सिर्फ 2 साल की टैक्स की कैलकुलेशन थी, तो उसूलन हमें यहाँ नेगेटिव टैक्स की अमाउंट लिख देनी चाहिए। एग्जामिनर को कहें 2 साल का टैक्स था, एटलीस्ट वो तो हमने कैलकुलेट किया है। इसका मतलब ये कि टैक्स डिप्रिसिएशन भी आप और टैक्स सेविंग भी आप पहले 3 साल क्लेम नहीं कर सकेंगे, आखिरी 2 साल करेंगे। कोई बात नहीं, कर लेंगे। टैक्सेस आर पेबल इन द ईयर एट विच दे अराइज। जरा मुझे WDV निकाल के बताइएगा अगले 5 सालों की। क्या करना है? बार बार इस 250 को मल्टीप्लाई बाय 0.4 करना है। 5 सालों की WDV निकाल दें। एक भाई ने कहा सर 40% पे, हाँ 250, सॉरी 40% नहीं, मल्टीप्लाई बाय 0.6 करेंगे तो WDV निकलेगी। 40% तो आपकी डेप्रिसिएशन है ना। जी, WDVs आप लोगों ने निकाली। 150, 90, 54, 32.4 एंड 19.44। अच्छा जी, डेप्रिसिएशंस बेशक आपको उसके ऊपर टैक्स सेविंग मिले या ना मिले, डेप्रिसिएशन तो फिर भी कैलकुलेट होगी। पहले साल की बड़ी सिंपल सी है, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 100। उससे अगली भी सिंपल सी है, 90 में क्या ऐड करें तो 150 आता है, 60। उससे अगली भी जो है वो है तो सिंपल, 64, 74, 84 और 36। उससे अगले आगे जो कि डेसिमल्स हैं वो आपके हवाले। 2 सालों की डेप्रिसिएशन निकाल दीजिएगा प्लीज।
42, 52, 22 और 21.6 तो नहीं? अच्छा, और नेक्स्ट? 12.96। अब ध्यान से, कौन से साल से आपको टैक्स देना स्टार्ट करना है? 3 साल का टैक्स हॉलीडे है। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 कोई टैक्स नहीं देना। ईयर 4 और ईयर 5 की टैक्स सेविंग निकालना है। ईयर 4 21.6 मल्टीप्लाई बाय 0.3 और 12.96 मल्टीप्लाई बाय 0.3। यहां लिख दे 000। 6.48 और 3.89। 6.48 आप डायरेक्ट सवाल में भी जाके लिख सकते हैं। टैक्स सेविंग वर्किंग टू से आई। ईयर 4 की अमाउंट है 6.48। आखिरी साल की फिगर हम डायरेक्ट इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि आपको याद है एक चीज हमने और भी करनी होती है, दैट इज गेन एंड लॉस ऑन डिस्पोजल। हाँ जी, क्या सूरत हाल है गेन लॉस ऑन डिस्पोजल की? स्क्रैप वैल्यू कितनी थी? स्क्रैप वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी पूरा 100 मिलियन। 100 मिलियन आपको मिलेगा माइनस WDV क्या है उस मशीन की? माशाल्लाह से 19.44। क्या बात है। इसका मतलब ये कि तकरीबन 19.5 मिलियन की मशीन आपने उठा के 100 मिलियन में भेज दी। एक दफा फिर देख ले, स्क्रैप बहुत ज्यादा तो नहीं लिख लिया हमने? एडजस्टमेंट नंबर, एडजस्टमेंट नंबर 9 देखिएगा। प्रोडक्शन फैसिलिटी विल हैव अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 40% ऑफ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। का मतलब ये कि अच्छा खासा जो है वो आपको बच रहा है। तो 100 माइनस 19.44 से आपके पास आ जाएगा गेन ऑन डिस्पोजल 80.56 का। 80.56 मल्टीप्लाई बाय 30%, ये आपकी आ जाएगी टैक्स सेविंग का ऑपोजिट। आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा ड्यू टू दिस गेन। तो आखिरी साल में टैक्स सेविंग पॉजिटिव है आपकी 3.89 और नेगेटिव है आपकी 24.168, क्योंकि आपका एक्स्ट्रॉर्डनरी किस्म का कैपिटल गेन हो गया है। इन दोनों को एडलेस कीजिएगा। +3.89 और -24.168। 20.278। और साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव वाला। क्यों? क्योंकि नेगेटिव फिगर ज्यादा थी, आपको गेन अच्छा खासा हो गया माशाल्लाह। तो -20.278। ले जी, मुबारक हो, सवाल पूरा हो गया। इसको करना है हमने टोटल। पहले साल का टोटल इजी है, -275। अगले कई साल की कैलकुलेशन भी बड़ी सिंपल है क्योंकि और कुछ है ही नहीं। 67.4, 88.566, 113.08। अगले 2 साल की कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। टोटल करना है इन रोज को, इसमें भी और इससे अगले साल में भी। जी, आप लोगों ने कहा 110.363 और 235.477। जबरदस्त। इससे नेक्स्ट स्टेप हमने निकालनी है इसकी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू एट व्हाट रेट? सवाल ने आपको रेट बताया होगा। कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 18%। वेरी नाइस। प्रेजेंट वैल्यू एट 18%। जी, -275 एज इट इज आ गया। अगले हमें 5 सालों की चाहिए प्रेजेंट वैल्यू। आपको कैलकुलेटर पे क्या लिखेंगे? 67.4 इंटू 1.18 रेस टू पावर -1 पे -2 पे -3। लें जी, 5 सालों की प्रेजेंट वैल्यूज निकाल दें। बस सेकंड लास्ट कैलकुलेशन है ये।
नहीं जी, भाई ने कहा कि प्रेजेंट वैल्यू अलग अलग निकालेंगे, उसमें टाइम बड़ा लग जाएगा। डायरेक्ट कमेंट्स में मुझे एनपीवी बता दिया गया है। क्या आपने कहा? एनपीवी 74.402। पॉजिटिव के नेगेटिव, ये बड़ी जरूरी बात है। पॉजिटिव 74। वेरी नाइस। इसका मतलब ये कि सवाल ने मशवरा मांगा है। इवेल्युएट वेदर कंपनी शुड प्रोसीड विद द सन वॉल्ट। तो आप एक दो लाइनों में अंग्रेजी जरूर लिखें। आप कहें यस, कंपनी शुड प्रोसीड विद दिस प्रोजेक्ट बिकॉज द प्रोजेक्ट हैज अ पॉजिटिव एनपीवी ऑफ 75 मिलियन, 74 मिलियन। और इसके साथ ही हमारा आज का टारगेट पूरा हुआ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमने टारगेट पूरा तो नहीं किया, हमने 1.5 सवाल किया है 2 के बजाय, बट स्टिल होमवर्क के तौर पे वो वाला क्वेश्चन भी कीजिएगा। कहीं कोई परेशानी है नोट करके रख लीजिएगा, इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। कल मोस्ट लाइकली फिर हमारी आखिरी क्लास होगी। मुझे लग रहा था आज की क्लास शायद हमें 2 दिन पहले जानी पड़े, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमने 90% चीज़ें कवर कर ली। अब इंशाल्लाह कल वर्किंग कैपिटल प्लस एमसीक्यूज करके अल्लाह हाफिज करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज।